नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत के लिए बड़ा कदम उठाने जा रहा है फ्रांस। दुश्मन देश हो जाएंगे पस्त। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि 8 साल के निचले स्तर पर पहुंचा पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार। विदेशी लोन चुकाने के लिए नहीं है पैसे। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि गिलगिट बलूचिस्तान में प्रदर्शनकारियों पर चलाई गई ताबड़तोड़ गोलियां, कई निर्दोष नागरिकों की गई जान। और इसी के साथ चौथी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि रिटायर्ड जनरल जीडी बख्शी की चीन को चेतावनी, राहुल गांधी को भी दी नसीहत। और साथ ही साथ पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दोस्त बोलकर चीन ने दिया कंगाल पाकिस्तान को धोखा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। भारत के लिए बड़ा कदम उठाने जा रहा है फ्रांस। दुश्मन देश हो जाएंगे पस्त। जी हां दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के राजनयिक सलाहकार इमैनुअल बॉन ने गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इमैनुअल 36वीं भारत फ्रांस रणनीतिक वार्ता में शामिल हुए। इमैनुअल फ्रांस की ओर से बतौर प्रतिनिधि शामिल हुए, वहीं भारत की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बैठक का नेतृत्व किया। बैठक में भारत और फ्रांस ने रणनीतिक और रक्षा क्षेत्र में अपनी साझेदारी और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। फ्रांस भारत की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की पहल को ध्यान में रखते हुए एयरक्राफ्ट इंजन और लंबी दूरी वाली सबमरीन निर्माण में सहयोग देगा। मैक्रों के सलाहकार इमैनुअल बॉन से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के कूटनीतिक सलाहकार इमैनुअल बॉन के साथ सुरक्षा से लेकर संस्कृति तक कई मुद्दों पर बातचीत हुई। मुझे खुशी है कि हमारी रणनीतिक साझेदारी मजबूत हो रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 8 साल के निचले स्तर पर पहुंचा पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार। विदेशी लोन चुकाने के लिए नहीं है पैसे। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के सामने डिफॉल्टर होने का खतरा मंडराने लगा है। पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक का विदेशी मुद्रा भंडार 8 साल के निचले स्तर $5.5 अरब पर आ गया है। सरकार की ओर से अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कोशिशों के बावजूद विदेशी मुद्रा भंडार घट गया है। डॉन अखबार की एक रिपोर्ट के अनुसार 30 दिसंबर 2022 को खत्म हुए सप्ताह के दौरान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का रिजर्व 8 साल के निचले स्तर $5.576 अरब पर आ गया। दोस्तों, एसबीपी विदेशी मुद्रा भंडार से बाहरी ऋण को चुकाने के लिए $245 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गिलगिट बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान में प्रदर्शनकारियों पर चलाई गई ताबड़तोड़ गोलियां, कई निर्दोष नागरिकों की गई जान। जी हां दोस्तों, गिलगिट बाल्टिस्तान में प्रदर्शनकारियों पर चलाई गई ताबड़तोड़ गोलियां, कई निर्दोष नागरिकों की गई जान। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगिट बाल्टिस्तान में आजादी को लेकर हो रहे प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान की आर्मी ने प्रदर्शनकारियों पर ओपन फायरिंग की है। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से किए गए इस फायरिंग में कई प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। पिछले कई सालों से बलूचिस्तान के लोग आज़ादी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल पिछले कई दिनों से पाकिस्तान सरकार के खिलाफ गिलगिट बाल्टिस्तान में लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। पाकिस्तान और वहां की सेना के खिलाफ लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ किए जा रहे प्रदर्शन दिन बर दिन खतरनाक रूप लेता जा रहा है और पाकिस्तानी आर्मी और गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों के बीच में हो रहे बहस की भी वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगिट बाल्टिस्तान में पाकिस्तान आर्मी का विरोध हो रहा है और वहां बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ डटे हुए हैं और लगातार पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर हमेशा से भारत पर आरोप लगाता रहा है कि भारतीय फौज जम्मू कश्मीर के लोगों पर अत्याचार करती है, लेकिन जिस तरह से गिलगिट बाल्टिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी का लोग विरोध कर रहे हैं, उसने पाकिस्तान को एक बार फिर से बेनकाब कर दिया है। हाल ही में वायरल एक वीडियो में यह भी देखा गया कि जब लोग पाकिस्तान आर्मी का विरोध कर रहे थे, तब सेना के अधिकारी चुपचाप वहां पर खड़े हुए थे। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रिटायर्ड जनरल जीडी बख्शी की चीन को चेतावनी, राहुल गांधी को भी दी नसीहत। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद को लेकर रिटायर्ड जनरल जीडी बख्शी का बड़ा बयान सामने आया है। भारत चीन विवाद पर जनरल जीडी बख्शी ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि भारत चीन के बीच हुई हथियार न चलाने की संधि पर पुनर्विचार किया जाए। उन्होंने कहा कि चीन को चेतावनी दे देनी चाहिए कि अब आपको ये संधि बचा नहीं पाएगा। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया है कि यदि चीन हमला करता है तो सेना के हाथ खोल दिए जाए। उन्होंने साफ किया कि धक्का मुक्की दोस्तों के साथ होती है, दुश्मनों के साथ नहीं। एक कार्यक्रम में शामिल होने रिटायर्ड जनरल जीडी बख्शी जबलपुर पहुंचे थे। रिटायर्ड जनरल जीडी बख्शी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम लिए बगैर ही उन्हें नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि भारत की फौज के लिए पिटने जैसे शब्दों का इस्तेमाल दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि वो हकीकत से वाकिफ नहीं है। उन्होंने उल्टा सवाल दागा कि क्या राहुल गांधी भारतीय सेना का शौर्य और साहस देखने सीमा पर गए हैं, जो फौज के लिए पिटने जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में सबको एकजुट होना चाहिए। रिटायर्ड जनरल जीडी बख्शी ने चीन की विस्तारवादी सोच को भी जमकर आड़े हाथों लिया और उन्होंने साल
साल 1959 का जिक्र करते हुए कहा कि जब भी चीन में गदर मचती है, चीनी सरकार ध्यान भटकाने के लिए हमलों को और दूसरे देश की जमीन पर कब्जे जैसे रणनीति पर काम करना शुरू कर देती है। और इस समय चीन कोरोना की भीषण महामारी का सामना कर रहा है, बावजूद इसके चीन अपना घर देखने के बजाय आक्रामक तेवर दिखा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दोस्त बोलकर चीन ने दिया कंगाल पाकिस्तान को धोखा। जी हां दोस्तों, चीन से 149 करोड़ रुपए में रेल बोगियां खरीदने को लेकर चीन और पाकिस्तान में विवाद पैदा हो गया है। चीन से खरीदी गई बोगियां पाकिस्तान की रेल पटरियों पर चलने के काबिल नहीं है और इससे एक तो पाकिस्तान के वो अधिकारी जिन्होंने ये बोगियां जांच पड़ताल के बाद खरीदी, उनकी काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह लगा है, तथा दूसरी ओर चीन ने ये रेल बोगियां वापस लेने से स्पष्ट इनकार कर दिया है। सीमा पार सूत्रों के अनुसार इन बोगियों को यदि पाकिस्तान की रेल लाइनों पर चलाने के काबिल बनाना है तो इसके लिए बदलाव कराने के लिए चीन की कंपनी को 32 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। वहीं रिकॉर्ड चेक करने पर यह बात सामने आई है कि पाकिस्तान के जो 88 अधिकारी इन बोगियों की जांच करने व खरीद को अंतिम रूप देने चीन गए थे, उन्होंने सरकारी खर्च के अतिरिक्त पाकिस्तान सरकार से $100 प्रतिदिन का भत्ता वसूल किया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नसों में खून जमने से लोगों को आ रहे हैं हार्ट अटैक। कानपुर के एक अस्पताल में 22 की मौत। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में मौसम की भारी मार पड़ रही है और अभी इससे राहत के आसार भी नहीं है। ठंड जानलेवा भी साबित हो रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक दिन में और एक अस्पताल में ही 22 लोगों की मौत हो गई है। कानपुर के LPS हृदय संस्था में 5 जनवरी को आंकड़ा जारी किया है और इसके मुताबिक 7 लोगों की अस्पताल में मौत हुई है और 15 लोग अस्पताल में जब लाए गए तब तक उनकी मौत हो चुकी थी और डॉक्टर्स का कहना है कि ठंड की वजह से हार्ट अटैक की घटनाएं बढ़ रही हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 2024 का सेमीफाइनल G20 की मेजबानी और चीन से चुनौती। PM मोदी पर है दुनिया की नज़र। जी हाँ दोस्तों, नए साल उम्मीदों के साथ नई चुनौतियां भी लाता है। PM मोदी के लिए भी नया साल ऐसा ही रहेगा। तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ 2023 में G20 के आयोजन के कारण दुनिया की नज़रें PM मोदी पर रहेंगी। सिर्फ वर्ल्ड लीडर्स ही नहीं, विपक्ष भी PM मोदी की हर गतिविधि को समझने की कोशिश करेगा। 9 राज्यों के चुनाव 2024 की तस्वीर का खाका खींचने का काम करेंगे। ये चुनाव 2024 में सेमीफाइनल है जो साबित करेंगे कि दिल्ली अभी कितनी दूर है। चीनी विवाद से लेकर रोजगार के मुद्दे तक विपक्ष PM मोदी से सीधे सवाल पूछेगा। नए साल की शुरुआत हो चुकी है और इन तमाम मुद्दों से एक बात साफ है कि PM मोदी को इनसे निपटते हुए आने वाली चुनौतियों के लिए राह आसान करनी होगी, क्योंकि देश हो या दुनिया सबकी नजरें बनी हुई है इन पर। जी हाँ दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने IMF से आर्थिक मदद की अगली किस्त जारी करने का किया है अनुरोध। जी हाँ दोस्तों, वित्तीय संकट से गुजर रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से टेलीफोन पर बात की। इस बातचीत के दौरान उन्होंने IMF प्रमुख से पाकिस्तान को आर्थिक मदद की अगली किस्त जारी करने का अनुरोध किया है और पाकिस्तान की एक मीडिया रिपोर्ट में किए गए दावे के मुताबिक शहबाज ने जिनेवा में होने वाले संभावित मुलाकात के कुछ दिनों पहले जॉर्जीवा से टेलीफोन पर बात किया और इस बातचीत में उन्होंने पाकिस्तान को मुद्रा कोष से मिलने वाली मदद की अगली किस्त जारी करने में बने व्यवधान को लेकर चर्चा की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनावी तैयारियों को धार दे रही भाजपा। नड्डा बोले PM मोदी लाए देश की राजनीतिक संस्कृति में बदलाव। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा चुनावी मोड में अपनी तैयारियां कर रही है और इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा 2 दिनों के कर्नाटक दौरे पर हैं। वो गुरुवार को दक्षिण भारत के चुनावी राज्य पहुंचे थे और गुरुवार को कई कार्यक्रम में शामिल होने के बाद शुक्रवार को भी उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हल्ला बोला। इसी के साथ उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से देश की राजनीतिक संस्कृति बदल गई है और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर फूट डालो राज करो की राजनीति करने और भ्रष्टाचार, कमीशन और जातिवाद का प्रतिनिधित्व करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा का मिशन समाज की सेवा और विकास करना है। दोस्तों, करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कश्मीर के ढांगरी आतंकी हमले में महिला समेत 12 से अधिक हिरासत में। सुरक्षा बलों ने ड्रोन से खंगाल दिया पूरा इलाका। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजौरी के ढांगरी इलाके में 1 और 2 जनवरी को हुए आतंकी हमलों में शामिल दहशतगर्दों की तलाश में सुरक्षा बलों की टीमें अलग अलग इलाकों में अभियान चला रही है। इस दौरान एक महिला समेत 12 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया और इनसे पूछताछ की जा रही है। ADGP मुकेश सिंह के साथ विभिन्न शीर्ष अधिकारी
अधिकारी राजौरी में बैठे हैं। दिल्ली से भी सुरक्षा एजेंसियों के आला अफसर यहां पहुंच चुके हैं। बुधवार की रात नौशेरा के ठालका इलाके में पुलिस नाका तोड़कर भागे 3 संदिग्धों का फिलहाल कोई सुराग नहीं मिला है। इनकी तलाश में वीरवार को सुरक्षा बलों ने मानावर नदी के आसपास चप्पा चप्पा खंगाला और तलाशी में ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार राजौरी के एक गांव में करीब 1 महीने पहले 2 आतंकी एक महिला के घर 2 रात रुके और वहां पर खाना भी खाया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन में विदेश मंत्री के बयान पर भारत की प्रतिक्रिया, बॉर्डर पर शांति होगी तभी सुधरेंगे संबंध। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत ने गुरुवार को कहा कि चीन के साथ द्विपक्षीय संबंधों के शांतिपूर्ण विकास के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर शांति जरूरी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची से चीन के नए विदेश मंत्री किन गांग की उस टिप्पणी के बारे में पूछा गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि दोनों पक्ष LAC पर सीमा गतिरोध की पृष्ठभूमि में स्थिति को सामान्य बनाने के इच्छुक हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि आप भारत के दीर्घकालिक रुख से अवगत होंगे कि हमारे संबंधों के विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में अमन एवं शांति सुनिश्चित करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही द्विपक्षीय समझौतों का पालन करना तथा सीमा पर एक तरफा ढंग से यथास्थिति बनाने का प्रयास करने से भी बचना होगा। भारत कहता है कि चीन के साथ रिश्ते तब तक सामान्य नहीं हो सकते जब तक सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति नहीं होती है। चीन द्वारा कुछ क्षेत्रों में निर्माण कार्य करने की खबरों के बारे में पूछे जाने पर अरिंदम बागची ने कहा कि उन्हें अपने क्षेत्र की सुरक्षा के लिए भारतीय सशस्त्र बलों पर पूरा भरोसा है। दोस्तों, रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दक्षिण चीन सागर की विवादित चौकियों पर फिर चीन का दावा, सैन्यीकरण से अमेरिका खफा। जी हां दोस्तों, चीन ने दक्षिण चीन सागर की विवादित चौकियों पर चीन ने एक बार फिर दावा करने के साथ सैन्यीकरण का प्रयास शुरू किया है। चीन के भड़काऊ कदमों को लेकर अमेरिका ने गुरुवार को गंभीर चिंता प्रकट की है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि चीन के इस प्रयास से क्षेत्र में शांति व सुरक्षा को खतरा है। चीन गैर कानूनी ढंग से दक्षिण चीन सागर में अपना एजेंडा लागू करना चाहता है और इस समुद्री इलाके में उसके भड़काऊ कार्यों, जबरदस्ती और डराने धमकाने की मंशा से क्षेत्र की शांति और सुरक्षा कमजोर होगी। नेड प्राइस ने कहा कि बीजिंग ने दक्षिण चीन सागर पर दावों के लिए कोई ठोस व सुसंगत कानूनी आधार पेश नहीं किया है। दक्षिण चीन सागर में चीन की गतिविधियां रोजमर्रा की चर्चा का विषय हैं और इनमें अमेरिका के सहयोगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझेदार देशों की भागीदारी और चीन अधिकारी भी शामिल होते हैं। अमेरिकी प्रवक्ता ने कहा कि दक्षिण चीन सागर में अपने विशाल और गैर कानूनी दावों के नाम पर उसकी गतिविधियों को हमने देखा है। वो समुद्री आवाजाही के अधिकारों और क्षेत्र की स्वतंत्रता में दखल दे रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ताइवान के 4 सैन्य अधिकारियों को हिरासत में लिया गया, चीन के लिए जासूसी करने का है आरोप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ताइवान ने चीन के लिए जासूसी करने के संदेह में काओशुंग शहर में वायुसेना के एक सेवानिवृत्त कप्तान और 3 सैन्य अधिकारियों को हिरासत में ले लिया है। ताइवानी सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने ताइवान उच्च अभियोजन कार्यालय की काओशुंग शाखा का हवाला देते हुए रिपोर्ट में जानकारी दी है। एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार 7 व्यक्तियों को मंगलवार को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था, जिनमें से 3 को 1 से 2 लाख नए ताइवान डॉलर की जमानत राशि पर रिहा किया गया। पूछताछ के बाद अभियोजक के कार्यालय ने सेवानिवृत्त वायुसेना कप्तान ली, कार्यरत कमांडर सन और 2 लेफ्टिनेंट कमांडरों को गिरफ्तार कर लिया और उनके उपनाम लियू और कुंग हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अलर्ट रहें, हर रोज बढ़ रहा है कोरोना का केस। हम नहीं आंकड़े कह रहे हैं ये, और देश का नया रिकॉर्ड क्या है ये आपको बता दें दोस्तों कि चीन और अमेरिका के साथ साथ दुनिया भर में कोरोना केस एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में भी कोरोना मामलों में उछाल आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 228 नए मरीज मिले हैं और इसके साथ ही अब सक्रिय मामलों की संख्या 2503 हो गई है। वहीं देश में पिछले 24 घंटों में 275 लोग ठीक हुए हैं, जिसके बाद कुल ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 4,41,46,330 हो गई है और इसके साथ ही ठीक होने की दर वर्तमान में 98.8% है और सक्रिय मामले 0.01% है। मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक डेली पॉजिटिविटी रेट 0.11% दर्ज किया गया है, जबकि साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 0.12% है। जानकारी के मुताबिक देश में कुल 91.17 करोड़ कोरोना टेस्ट किए गए हैं और वहीं पिछले 24 घंटे में 1,99,731 टेस्ट किए गए और इसके अलावा पिछले 24 घंटे में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 46,450 खुराक दी गई। अभियान के तहत अब तक कुल 220.12 करोड़ टीके की खुराक दी जा
चुकी है, जिसमें 95.13 करोड़ दूसरी डोज है और 22.42 करोड़ बूस्टर डोज दी जा चुकी है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मौसम विभाग से बड़ी खबर, बर्फीली हवाएं बहेंगी और प्रदेश में गलन बरकरार। 8 जनवरी तक कोल्ड डे व अत्यधिक घने कोहरे की चेतावनी जारी। जी हां दोस्तों, प्रदेश में बर्फीली हवाओं का दौर अभी जारी रहेगा। बृहस्पतिवार को भी गलन भरी हवाओं ने कुछ एक स्थानों पर धूप खिलने के बावजूद ठिठुरन से बेहाल किया। असर ये रहा कि दिन रात के पारे में कई जगह तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। झांसी में रात सबसे ठंडी रही तो नजीबाबाद में भी दिन सबसे ठंडा रहा। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक बृहस्पतिवार को झांसी 3.9 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे ठंडा रहा। फतेहपुर, नजीबाबाद, कानपुर नगर, अयोध्या, मुजफ्फरनगर में तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वाराणसी में 4.6 में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। INS विक्रांत पर तैनात होगा राफेल M फाइटर जेट, जानिए इसकी वॉर पावर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रांत पर 36 से 40 लड़ाकू विमान तैनात हो सकते हैं और इस पर MiG-29K फाइटर जेट, कामोव हेलीकॉप्टर, रोमियो हेलीकॉप्टर, ध्रुव हेलीकॉप्टर तैनात हैं। लेकिन इस पर एक घातक आधुनिक मल्टी रोल कॉम्बैट फाइटर जेट तैनात करना था। इस कैरियर पर तैनाती के लिए अमेरिकी F-18 सुपर हॉर्नेट और राफेल M के बीच प्रतियोगिता चल रही थी। फ्रांसीसी मीडिया में खबर आई है कि भारत ने 26 राफेल M खरीदने का फैसला किया है। डील पर हस्ताक्षर मार्च में तब होगा जब फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत दौरे पर आएंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बंगाल में रथ यात्रा निकालेगी बीजेपी, मोदी, शाह और योगी भी होंगे शामिल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है। ये लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में रथ यात्रा निकालने की तैयारी कर रही है और 6 रथों से 30 विधानसभा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा नेतृत्व राज्य भर में उत्तर से दक्षिण तक एक और रथ यात्रा निकालने की योजना बना रही है। कुल 6 रथ जो 30 विधानसभा क्षेत्र से होकर गुजरेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के अखिल भारतीय अध्यक्ष JP नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रथ यात्रा शुरू करने आ सकते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एयर इंडिया के CEO की कर्मचारियों से अपील, कहा उड़ान में किसी भी अनुचित व्यवहार की तत्काल दें सूचना। जी हां दोस्तों, एयर इंडिया के विमानों में हुआ हालिया घटना के बाद एयरलाइन के मुख्य अधिकारी CEO कैम्पबेल विलियम्स ने कर्मचारियों से एक खास अपील की है। उन्होंने कहा कि उड़ान में किसी भी अनुचित व्यवहार की तुरंत जानकारी दें। एयरलाइन कर्मचारियों के साथ एक आंतरिक बातचीत में उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं में हम प्रभावित यात्री की पीड़ा को पूरी तरह से समझते हैं। बात जितनी बताई गई थी उससे कहीं अधिक पेचीदा है, हमें इससे सबक लेना चाहिए। विल्सन ने कहा कि सबसे जरूरी है कि अगर विमान में इस हद तक अनुचित व्यवहार किया गया है तो हमें जितनी जल्दी हो सके अधिकारियों को इसकी जानकारी देनी होगी, चाहे ये प्रतीत क्यों ना हो रहा हो कि उसमें शामिल पक्षों ने मामला निपटा लिया है। दोस्तों रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि आतंक के खिलाफ सरकार की बड़ी कार्रवाई। लश्कर का सहयोगी संगठन TRF बैन, अबू खुबैब आतंकवादी घोषित। जी हां दोस्तों, सरकार ने पाकिस्तान आधारित आतंकवादी समूह लश्कर ए तैयबा के सहयोगी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट पर गुरुवार को प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार TRF आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाने, आतंकियों की भर्ती, आतंकियों की घुसपैठ और पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में हथियार तथा मादक पदार्थों की तस्करी के लिए ऑनलाइन माध्यम से युवाओं को भर्ती कर रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। को लेकर भारत ने पाकिस्तान को लताड़ा और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के प्रवक्ता बोले कि हमारे संविधान का मामला है, अनुच्छेद 370। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को एक बार फिर से यह बात दोहराई है। दरअसल पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के मंत्री बिलावल भुट्टो ने जम्मू कश्मीर को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय का यह बयान सामने आया है। अरिंदम बागची ने कहा है कि हमने दोहराया है कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। अनुच्छेद 370 पूरी तरह से भारत के साथ साथ हमारे संविधान का मामला है और ये एक संप्रभु मामला है और हम ये नहीं देखते कि इस पर उनका क्या कहना है। इसके साथ दोस्तों, इसी बीच अरिंदम बागची ने बताया कि भारत और फ्रांस ने दिल्ली में 36वीं सामरिक वार्ता आयोजित की और भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किया और फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के राजनयिक सलाहकार इमैनुअल बोने ने किया। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान के लिए भस्मासुर बना यह आतंकी संगठन, PM शहबाज को मारने की दी धमकी, देश पर कब्जा करने की है इसकी तैयारी। जी दोस्तों, पाकिस्तान के लिए आतंकवाद की हिमायत करना और पनाह देना दोनों ही भारी साबित हो रहा है। इसके लिए बनाई जाने वाली नीतियां ही आज उसकी ताबूत में कील ठोकने का काम करने जा रही हैं। हाल ही
ही वे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वियना में ग्लोबल आतंकवाद पर बोलते हुए पाकिस्तान को खूब खरी खोटी सुनाई थी, जिसके बाद से वो तिलमिलाया हुआ है। वहीं पाकिस्तान अब समझ नहीं पा रहा है कि आखिर वो करे तो क्या करे। दरअसल तहरीक तालिबान पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को मारने की धमकी तक दे चुका है और उसने अपनी अलग कैबिनेट की घोषणा भी कर दी है। तहरीक तालिबान का दावा है कि दुनिया जानती है कि टीटीपी का जिहादी क्षेत्र केवल पाकिस्तान है और हमारा टारगेट देश पर कब्जा करने वाली सुरक्षा एजेंसियां हैं। इसमें कहा गया है कि इसने लंबे समय से किसी भी राजनीतिक दल के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। टीटीपी ने यहाँ तक कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदरी की मां के अमेरिका के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। उन्होंने टीटीपी के खिलाफ खुले तौर पर युद्ध की घोषणा की थी और यहाँ तक कहा है कि बिलावल साहब अभी युवा हैं, लेकिन इस बेचारे ने अभी तक युद्ध की स्थिति नहीं देखी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर घुसकर टीटीपी पर कर दी एयर स्ट्राइक। अब तालिबान का रिएक्शन से डर रहा है पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने गुरुवार को अफगानिस्तान के नांगरहार प्रांत में एयर स्ट्राइक की है और दावा किया जा रहा है कि इस एयर स्ट्राइक का लक्ष्य अफगानिस्तान में मौजूद तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों को मार गिराना था। यह हमला नांगरहार प्रांत के गुस्ता जिले से सलाला के पास किया गया और आपको बता दें कि हमले को लेकर पाकिस्तान और तालिबान दोनों ने चुप्पी साध रखी है। पाकिस्तान ने पहले भी कई बार अफगानिस्तान के अंदर घुसकर हमला करने की बात कही थी, हालांकि तब तालिबान ने पाकिस्तान को ऐसा करने पर अंजाम भुगतने तक की धमकी दे दी थी और ऐसे में अब ताजा एयर स्ट्राइक के बाद तालिबान का भड़कना तय माना जा रहा है। तालिबान के एक शीर्ष नेता अहमद यासिर ने कुछ दिनों पहले ही पाकिस्तान को 1971 के युद्ध की याद दिलाई थी और उन्होंने पाकिस्तानी सेना के सरेंडर की तस्वीर ट्वीट करते हुए कहा था कि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान पर हमला करता है तो 1971 की लड़ाई दोहराई जाएगी।